ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी टेट का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें पहली बात तो ये होता है कि संख्या क्या होती है, अंक क्या होता है। हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहला तो ये है क्या कि अंक क्या होता है, अंक की परिभाषा क्या होती है। तो संख्या की मूलभूत इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है, अंक कहलाती है। और टोटल कुल अंक कितने होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टोटल क्या होते हैं, हमें अंक होते हैं। और अंकों से मिल के हमारी क्या बनती है, संख्या बनती है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि आपको अगर मकान बनाना है, ठीक है, मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए आपको ईंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मकान की मूलभूत इकाई क्या हो जाएगी, ईंट हो जाएगी। वैसे ही आपकी जो संख्या की मूलभूत इकाई होती है वो क्या होती है, अंक होती है। और हमारे मैथ में कुल अंक कितने हैं, 10, जो कि ये सामने लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। अब आता है दूसरा नंबर कि नंबर क्या होता है, कि ये हमारी संख्या क्या होती है। तो अंकों के सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित क्रम के समूह को हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जैसे जहाँ पे अंकों का समूह हो, चाहे 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो। जैसे बनता है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या आपकी स्टार्ट हो जाती है 10 से, तो 10 11 12। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम कहें 12, तो यहाँ पे अंकों का समूह है कि नहीं है, अंक 1 है यहाँ पे और ये 2, ये क्या हो गया, अंक है। तो अंकों के समूह को, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये क्या है, संख्या है। चाहे ये 2 अंकों की संख्या हो, अभी 3 अंकों की संख्या मान लीजिए वहाँ पे 1 2 5, तो 1 भी क्या है आपका अंक है, 2 भी क्या है आपका अंक है, और 5 भी क्या है आपका अंक है। अगर इन तीनों को हम मिला देते हैं तो ये हमारी संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है, संख्या। ठीक है, ये तो हो गए 3 अंकों की। जैसे भी देखिए क्या है 102, 102 में देखिए क्या है, 3 अंक हैं, 3 अंकों की संख्या है। तो अंक कौन कौन से हैं, 0 1 2 है, तो 102 ये क्या है, हमारे 3 अंकों की संख्या है। इसमें देखिए क्या है कि ये 5 अंकों की संख्या है, तो 5 अंकों की संख्या है। यहाँ पे अंक मिले हैं, सबके सब अंक क्या है, अंकों के समूह, अंकों का समूह हुआ है तभी क्या बना है, हमारी एक संख्या बनी है। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए ये है 50,552, 60,656 आपका 5 अंकों की संख्या, ये 6 अंकों की संख्या। ऐसे ही आप 7 अंकों की संख्या बनाते हो, 8, मतलब आप कितनी भी अंकों की संख्या बना सकते हो। तो अंकों का जहाँ समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्लियर है। अब आते हैं हम कि संख्या के प्रकार, की संख्या कितने प्रकार के होते हैं और हम आपको ये क्यों पढ़ा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी आपको टेट में अक्सर करके क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में से बोल देगा कि आप बताइए इसमें अभाज्य संख्या कौन है, या इसमें से सम संख्या कौन है, या इसमें से रूढ़ संख्या कौन है। ठीक है, तो ये आपका जब तक आपको ये ना पता होगा कि सम संख्या या रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या कहते किसको है, तो आप कैसे पहचानेंगे कहाँ इसमें से ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ज़रूरी ये है कि आप इसके बारे में जान लीजिए, इसकी परिभाषा में क्या करते हैं। इसके बाद 1 बाय 1 करके इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल लिखवाएंगे। क्लियर है। तो संख्या के प्रकार में जैसे पहला हो गया प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और आपका पूर्णांक। ये सब क्या है, आपके संख्या के प्रकार में आते हैं। कि आपको ये जो है कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं और प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, स्टार्टिंग इसकी कहाँ से कहाँ तक होती है। तो जब इसके बारे में आप अच्छे से जानते रहेंगे तभी आप क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन अच्छे से लगा पाएंगे। क्योंकि टेट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बताते हैं, ऐसे 4 ऑप्शन दिया रखे, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आप लोगों में,
तो इसमें कहा जाता है कि हाँ आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याएं बताइए। तो अब प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे को कि अभाज्य संख्या उसको पता हो तब तो अब बताए ना कि हाँ चारों में से अभाज्य संख्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि संख्या तो सभी होती हैं, ठीक है। अब उसमें से अभाज्य संख्या बतानी रहती है, तो अब जब तक उसे अभाज्य संख्या के बारे में नहीं पता रहेगा तब तक वो नहीं बता पाएगा। तो इसलिए हम सबको 1 बाय 1 करके बताएंगे, डिफिनीशन के साथ, पूरे परिभाषा के साथ बताएंगे। बस आप इसका क्या करिए कि एक नोट्स अच्छे से बनाते चलिए, हम 1 बाय 1 करके पूरा बताएंगे। क्लियर है? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे का जो ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब क्या होते हैं, इनका डिफिनीशन यानी कि परिभाषा एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। क्लियर है? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इसके बारे में। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको भी हमने बताया था कि नंबर कितने, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, डिफिनीशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो पहला है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या को ही हम हिंदू अरबी संख्या बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए या फिर क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा पूछ लेता है कि हिंदू अरबी संख्या। तो अब आपको तो पता है कि प्राकृतिक संख्या आपको पता है, लेकिन हिंदू अरबी संख्या क्या होता है, ये होता है कि ये कौन सी नई संख्या है। तो जो हिंदू अरबी संख्या है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, संख्याएं जिसे हम अपने गणना के रूप में लेते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी जिसको हम अपने काउंटिंग में लेते हैं, यानी गणना में लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। या तो इसे दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि वो संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डेट इज इनफाइनाइट तक। एक एग्ज़ाम्पल से आप समझिए कि अगर एक क्लास है, तो क्लास में अगर किसी बच्चे को भेजा गया कि जाके देख के आओगे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो अगर क्लास खाली रहेगी तो बच्चा आगे ये कभी नहीं कहेगा कि 0 बच्चे हैं, वो हमेशा ये कहेगा कि सर क्लास खाली है। लेकिन अगर क्लास में 1 बच्चा रहेगा तो बोलेगा कि हाँ सर 1 बच्चा है, 2 बच्चा रहेगा तो बोलेगा 2 बच्चे हैं। यानी काउंटिंग हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 से। अगर क्लास खाली है तो कभी नहीं ये बोला जाता है कि क्लास में 0 बच्चे हैं, ये बोला जाता है कि क्लास खाली है। अगर क्लास में 1 बच्चे हैं तो बोला जाता है 1 बच्चे हैं, क्लास में 2 बच्चे हैं तो बोला जाता है 2 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं तो 1 2 3 4 करके काउंटिंग करके ये होता है 10। मतलब गणना कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी 1 से स्टार्ट होती है। क्लियर है? तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिससे हम अपने गणना के रूप में लेते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है? दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जितनी प्राकृतिक संख्या होती है उसमें शून्य संख्या भी क्या कर लीजिए आप, ऐड कर लीजिए, मतलब शून्य भी ऐड कर लीजिए, तो उसे क्या बोलते हैं, हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 से तो आपका क्या होता है, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, 1 से तो सारी प्राकृतिक संख्या है। तो इतने में अगर शून्य आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये संख्या क्या बन जाती है, आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। बात आती है सम संख्या की। तो सम संख्या होती है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह यानी पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कैंसिल आउट हो जाए, तो वो क्या होती हैं, आपकी सम संख्या होती है। जैसे क्या होता है 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, आपकी सम संख्याएं हैं। जैसे देखिए एक चीज़ होता है, नोट में लिखना है कि सम संख्या क्या होती है, निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये नहीं है कि 4 जो है सम संख्या है, लेकिन अगर -4 की बात की जाए तो क्या -4 आपका सम संख्या नहीं है। परिभाषा के अनुसार देखिए कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, तो क्या -4 2 से विभक्त नहीं होगा, काटेंगे तो -2 आएगा ही नहीं आएगा। तो यानी -4 2 से तो विभक्त हो जा रहा है ना, तो इसलिए वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभक्त हो जाएं वो क्या हो सकती हैं, सम संख्या होती हैं। तो माइनस भी आएगा तो -4 या 4 ये क्या है कि आपकी सम संख्या है। -2 भी आपकी क्या है, सम संख्या। -10 -20 आपकी सारी क्या है, सम संख्या है। अब इसमें कही हुआ है कि शून्य एक सम संख्या है, तो ये होगा कि शून्य सम संख्या कैसे है। तो देखिए शून्य में अगर हम 2 का भाग दें, ठीक है, तो 2 0 0 यानी वह
पूरा का पूरा विभक्त हो गया कि नहीं विभक्त हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य एक सम संख्या है। क्लियर है। अब आती है बात विषम संख्या की। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। तो 1, 3, 5, 7 एग्जाम्पल ऐसे करके है। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य देखिए क्या होता है, भाज्य होता है, अभाज्य होता है। अभी हम इसके बारे में, यहाँ भाज्य है, अभी हम इसके बाद आपको अभाज्य के बारे में बताते हैं। तो ये है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होती है कि वे प्राकृतिक संख्या या वे संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हों उन्हें क्या बोलते हैं, हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 है, तो गुणनखंड होने का मतलब ये होता है कि ये कम से कम 3 अंक से कटना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। जैसे 4 जो है वो आपका 1 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से तो कैंसिल आउट होगा। तो देखिए कम से कम इसके कितने गुणनखंड है, 3 है कि नहीं, 1, 2, 3। तो इसलिए 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अभी हम कहें 2 की बात, 2 क्यों नहीं भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, 1 होगा और 2 होगा, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए इसको तो 2 ही संख्या से विभाजित हो पा रहा है। जबकि हमारा डिफिनीशन में है कि वे प्राकृतिक संख्या है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, मतलब कम से कम 3 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाएं, उस ज़्यादा के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन कम से कम क्या होने चाहिए, 3 ज़रूर होने चाहिए। जैसे अभी देखिए अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 1 से भी कैंसिल आउट होगा, 2 से भी कैंसिल आउट होगा, 4 से भी कैंसिल आउट होगा और खुद 8 से भी कैंसिल आउट होगा। अब इसके देखिए कितने गुणनखंड हैं, इसके 4 गुणनखंड हैं, यानी कम से कम 3 गुणनखंड जरूरी होना चाहिए। मतलब कम पे बाउंडेशन है कि कम से कम 3 जरूर होने चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी हो जाएं। जैसे भी 16 हो गया तो 16 को तो हम 1 से भी काट सकते हैं, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से भी काट सकते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या हमारी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। क्लियर है। अगर आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि यूपी टेट में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन में रखा रहता है 4, 8, 10, 12 कुछ भी रहेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या वो क्या है, 4 है। इससे छोटी कोई भाज्य संख्या नहीं, इससे जितनी भी होंगी सब बड़ी हैं, 6, 8, 10, 9, ये सब क्या है आपकी भाज्य संख्या है। क्लियर है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। अभी हम आपको बताए थे कि भाज्य संख्या क्या होती है। अभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या के बारे में अभी हम आपको बताए थे। अब क्या है अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है। कहने मतलब है कि अभी भाज्य संख्या को हमने क्या कहा था कि वह संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो वो क्या होती हैं कि भाज्य संख्या होती हैं। लेकिन अभाज्य संख्या का डिफिनीशन ये होता है वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि अगर 2, 3, 5, 7, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि 2, 3, 5, 7 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि 2 के देखिए केवल 2 गुणनखंड, या तो 1 से कटेगा या तो 2 से। ऐसे ही हम 3 को देखेंगे तो या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। लेकिन 4 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड 1 भी हो जा रहे हैं, 2 भी हो जा रहे हैं और 4 हो जा रहे हैं। तो इसके 2 से ज़्यादा हो गया कि नहीं गुणनखंड। इसमें क्या होता है अभाज्य संख्या में जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, न तो 2 से कम न तो 2 से ज़्यादा। जबकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहे हैं, इसलिए इसको हम कभी भी कहीं कहेंगे कि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसलिए 4 आपका क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। अब मैं 5 की बात करूँ तो 5 आपका क्या है, देखिए 5 1 से कैंसिल आउट होगा और 5 से, तो इसके कितने गुणनखंड हैं, तो 2 गुणनखंड हैं, तो इसलिए क्या है ये आपका अभाज्य संख्या है। क्लियर है। तो इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं।
पहला होता है वो पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, क्योंकि 2 से ही क्या होता है, स्टार्ट होता है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। देखिए जितनी भी होगी अभाज्य संख्या में, जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, जितनी भी होंगी आप देखिए 2 के अलावा जितनी भी संख्या हैं सारी की सारी विषम संख्या हैं। 2 केवल एक ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे है 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या के बारे में पूछेंगे। देखिए ये तो सम हो गया, ये क्या हो गया, विषम हो गया। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यहाँ पे लिख लीजिए, विषम अभाज्य संख्या क्या है, वो 3 है, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि किसी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए इसका जो निकालने का कोई ट्रिक नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं नॉर्मली जैसे लिख के लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11 जितने हैं। तो टोटल 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 15 होती है। या कभी पूछ लिया जाता है कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो कितनी है, 10। अगर मैं टोटल की बात करूं कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो हैं 25। तो नॉर्मली आपसे यहीं तक पूछता है, इसके ऊपर नहीं पूछता। लास्ट पॉइंट है कि एक न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। देखिए एक न तो भाज्य में आया और न तो अभाज्य में आया। भाज्य की डिफिनीशन क्या थी हमारी, कि वह संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, लेकिन एक के गुणनखंड कितने हैं, ये केवल 1 से कैंसिल आउट हो रहा है और किसी से नहीं। तो कम से कम 3 होने चाहिए, जिसके तो एक ही है, तो इसलिए वो क्या रहा है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है भाज्य वाले को। अब अभाज्य वाले में बोला जा रहा है कि वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो एक के तो एक ही गुणनखंड है, तो वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ना तो 2 से ज़्यादा और ना तो 2 से कम, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो जाएंगी तो वो तो आपके भाज्य हो जाएंगे और 2 से कम होंगी नहीं। तो इसलिए एक जो होता है न तो वो भाज्य में आता है न तो अभाज्य में आता है। इसलिए यहाँ देखिए स्टार्टिंग 1 से नहीं होती, स्टार्टिंग 2 से होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। क्लियर है। तो कभी कभी ये भी कोई आपसे पूछ सकता है कि आखिर एक जो है वो अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, ठीक है। तो आप ये बता दीजिए कि देखिए अभाज्य संख्या की जो डिफिनीशन होती है उसके अकॉर्डिंग कि अभाज्य संख्याओं में होता है कि उसके गुणनखंड 2 गुणनखंड होने चाहिए, और जबकि एक ऐसी संख्या है कि एक केवल 1 से कैंसिल आउट होगा और किसी संख्या से कैंसिल आउट नहीं होगा। इसलिए एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है और ना ही तो वो भाज्य संख्या है। क्लियर है। अब आती है बात सह अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या के पार्ट में ही आएगा, बट मैंने नंबरिंग कर दी है। इसका क्या है कि वे संख्याएं जिसका म स 1 हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब इसमें सम विषम वाली बात नहीं होती, आपको ये होता है कि वो संख्याएं वो 2 संख्याएं लीजिए, ठीक है, जिनका म स क्या हो, 1 हो। जैसे भी मैं ले लूँ 1 और 14, तो 1, 14 क्या है आपका सह अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 1 और 14 में जो आपका म स होगा केवल क्या होगा, 1। मतलब एक ऐसी संख्या जिसको ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। लेकिन अगर हम यही बात करते 2 और 14 की, तो आपको क्या लगता है कि ये सह अभाज्य संख्या है, तो हम कहेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका म स 1 तो है ही है, 1 के अलावा 2 से भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। 2 1 कम 2, 2 7 14, तो 1 और 2 हो जा रही है। लेकिन डिफिनीशन में आपका क्या दिया है कि वे संख्या जिसका म स 1 हो, केवल 1 हो, तो ये 2 और 14 क्या है, वो सह अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। देखिए 5 और 9 है, तो 5 से कैंसिल आउट होगा। जैसे देखिए 5 है, 5 9 में 5 जो है वो 1 से भी कैंसिल आउट होगा और 9 भी 1 से कैंसिल आउट होगा। तो म स तो हो गया आपका देखिए 1, लेकिन अब 5 से कटेगा, 9 तो 5 से कटेगा नहीं। अब 9 जो है वो 9 से कटेगा तो 3 से कटेगा, लेकिन 5 जो है वो 3 से ना कटेगा ना तो 9 से कटेगा। तो इसलिए इनका म स क्या होता है, 1 है। तो जिन 2 संख्याओं का या फिर कितनी भी संख्या हो, अगर उन संख्याओं का म स जो आपका 1 हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
क्लियर। अब आता है कि अभाज्य युग्म क्या होता है। अभाज्य युग्म इंग्लिश में से ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य युग्म क्या होता है कि अभाज्य युग्म में ये होता है कि वे अभाज्य जोड़े जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाते हैं। सबसे पहली बात होती है कि जो नंबर होने चाहिए वो क्या, इसमें 2 कंडीशन होती हैं कि पहली कंडीशन ये है कि जो संख्या होनी चाहिए वो अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो अभाज्य होती है उन 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर हो ना वो केवल 2 हो, ठीक है। जैसे 3 और 5 है, तो 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, और इनके बीच का अंतर आप देखेंगे तो क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसलिए 3 और 5 जो है वो क्या हो जाएंगे, अभाज्य युग्म होंगे। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं कहता हूँ कि 3 और 7, ठीक है। अब 3 और 7 देखिए, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, बट इनके बीच का अंतर देखिए आप, इनके बीच का अंतर कितना है, 4 है। तो इनके बीच का अंतर जब 4 हो गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि अभाज्य गुणक युग्म, अभाज्य युग्म की परिभाषा ये होती है कि वे अभाज्य जोड़े, संख्या तो अभाज्य होनी चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा है कि उनका अंतर जो होना चाहिए ना वो 2 होना चाहिए। तो इनका अंतर कितना हो गया, 4 हो गया, इसलिए हम कभी नहीं कहेंगे 3 और 7 जो हैं वो अभाज्य युग्म हैं। जैसे देखिए 5 और 7, 5 और 7 क्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए, इनके बीच अंतर कितना है, 2 है, यानी ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है, ये अभाज्य युग्म है। अच्छा, तो ये 9 और 11 का ये अभाज्य युग्म है, तो हम कहेंगे कि नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं है, क्योंकि 11 तो आपका अभाज्य संख्या है, बट 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 9 एक आपकी भाज्य संख्या है। तो ये पहली बात, कंडीशन पहले ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया कि ये अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। अब आती है बात 11 और 13 की। 11, 13 ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, इनके बीच का अंतर देख लीजिए कितना है, 2 है। तो 11, 13 आपका क्या हो जाएगा, ये अभाज्य युग्म है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, हम कहना क्या चाहते हैं। तो बाकी इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे के डिफिनीशन को बताते हैं। तो गाइस, तो ये आपका 9 नंबर है, परिमेय संख्या, ठीक है। अभी हम आपको बताए थे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, भाज्य अभाज्य युग्म के बारे में, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 4/5, 3/8, -3/2, √49। ठीक है, √49 को बाहर आप ले सकते हैं ना, 7 आ सकता है, ठीक है। तो 7/1 लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या ये परिमेय संख्या है। 22/7 भी क्या है आपका, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। शून्य भी क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप शून्य को कैसे ले सकते हैं, 0/1 तो लिख ही सकते हैं, तो इसलिए शून्य क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या का एक और डिफिनीशन है कि वे संख्याएं जो करड़ी से मुक्त ना हो, मतलब वो करड़ी से बाहर ही ना हो, पूर्णतः करड़ी से मुक्त ना हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे करड़ीन 3 क्या है, करड़ीन 3 आपका एक अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये करड़ी से बाहर जा ही नहीं सकता। जैसे भी करड़ी मैंने यहाँ क्या बोला था, करड़ी में 49, करड़ी में 49 को आप कैसे ले सकते हो, 7/7, तो 7 का पेयर बना के आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये करड़ी से क्या हो गया, मुक्त हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, ये आपका करड़ी में 49 तो परिमेय संख्या है, लेकिन करड़ी में 3 क्या है आपका अपरिमेय संख्या। करड़ी में 5, करड़ी में 7 -2, देखिए करड़ी में 7 क्या है वो आपका मुक्त नहीं है, और ये -2 इसके साथ लगा हुआ है, और ये क्या है पाई भी, जो क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। क्लियर। अब आती है बात पूर्णांक की। वे प्राकृतिक संख्याएं जो, देखिए जब प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक एवं धनात्मक रूप में व्यक्त करके शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो यह समूह क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब ऋणात्मक संख्या भी होनी चाहिए, धनात्मक संख्या भी होनी चाहिए, और 0 भी होना चाहिए,
तो वो संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, एक ऋण पूर्णांक भी होता है, धन पूर्णांक होता है। यानी कि जीरो के पहले जैसे -1, -2, -3, इन्फिनिटी तक जो होता है वो क्या होता है, आपका ऋण पूर्णांक होता है। और 1 to इन्फिनिटी तक जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं। और जीरो जो होता है ना तो धन पूर्णांक में आता है, ना ही ऋण पूर्णांक में आता है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको संख्याओं के प्रकार से रिलेटेड सारे डिफिनीसन हो चुके हैं। तो अब क्या करिए, आप इसको अच्छे तरीके से एक नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद क्या करेंगे, आप उसको अच्छे से पढ़िए। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है। और अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्लियर है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।